हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव कुमार फ्रॉम आईटी कॉलेज अलवर और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो हम स्टडी करते हैं इसमें हमारा यूवी मेथड यानी कि मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का क्या रोल होता है और उस मेथड की हेल्प से हम इनिशियल बेसिक फिजिबल कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करते हैं। तो चलिए आगे इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पिछली लास्ट सीरीज़ में हमने आपको बताया था कि किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को जब हम स्टडी करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हमें दो तरह की कॉस्ट निकालनी होती हैं। एक हमें निकालनी होती है इनिशियल बेसिक फिजिबल कॉस्ट और एक हमें निकालनी होती है ऑप्टिमल कॉस्ट। तो पिछली तीन मेथड हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि किसी भी प्रॉब्लम को हम तीन मेथड की हेल्प से इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे आपने लास्ट टाइम स्टडी किया था कि किसी भी इनिशियल बेसिक फिजिबल कॉस्ट को निकालने के लिए सबसे पहले हमें पेनल्टी मेथड या वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड की हेल्प से इनिशियल बेसिक फिजिबल कॉस्ट निकालने के लिए एलोकेशन फाइंड आउट करने होते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसको हमने लास्ट क्लास में बहुत डीपली स्टडी किया था कि ये एलोकेशंस हम किस तरह निकालते हैं। तो हमें पेनल्टी निकालनी होती हैं। इन सब पॉइंट्स पर हम ऑलरेडी पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इनिशियल बेसिक फिजिबल कॉस्ट हमारी कितनी रिड्यूस हो सकती है। तो उसी मेथड के बारे में हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसकी इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास एलोकेशन होते हैं इनकी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। प्लस 7 मल्टीप्लाई 40 प्लस 2 मल्टीप्लाई 60 प्लस 8 मल्टीप्लाई 8 प्लस 10 मल्टीप्लाई 20 1 2 3 4 5 6 95 प्लस 20 प्लस 280 प्लस 120 प्लस 64 प्लस 200, इन सब को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 9 to 11 19 21 and 6 27 2 to 4 5 and to 7। तो लास्ट क्लास में भी हमने यहाँ तक आपको ऑलरेडी बता दिया था कि हम जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं ये हमारी इनिशियल बेसिक फिजिबल कॉस्ट बोली जाती है, जिसको हमें इनिशियल स्टेज पर फाइंड आउट करना होता है। तो आपने नोटिस किया कि नॉर्थ वेस्ट मेथड से जब हमने इस प्रॉब्लम को किया था तो कॉस्ट हमारी बहुत ज़्यादा आ रही थी। फिर हमने इस सेम प्रॉब्लम को एलसी मेथड के थ्रू किया तो वो हमारी कॉस्ट थोड़ा रिड्यूस हो जाती है। और हमने नोटिस किया कि जब हम इसी प्रॉब्लम को थर्ड मेथड वोगल्स के थ्रू करते हैं तो हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा रिड्यूस होकर आती है। तो अब हम इसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि क्या ये हमारी कॉस्ट और रिड्यूस हो सकती है। तो इसके लिए आज हम आपको बताएंगे कि हमें क्या इसमें स्टडी करना होता है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा मेथड होता है MODI, मोडी मेथड।
इसको हम बोलेंगे मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। कहीं कहीं हम इसको यूवी मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि हम किसी भी यूवी मेथड को किस तरह आगे के इसमें स्टेप कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो एलोकेशंस हमें फाइंड आउट होते हैं उन्हीं एलोकेशंस का हम यहां पर एक मैट्रिक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स है हमारे पास F1, F2, F3। देयर आर द 3 फैक्ट्रीज एंड 4 वेयर हाउसेज। सेवन 40, 260, चलिए प्रोसेस हमारी है कि हमें ये देखना है यूवी मेथड निकालने के लिए हमें दो वैल्यू इसमें निकालनी होती हैं। एक साइड हमें निकालनी होती है यू की वैल्यू और सेकंड साइड हमें फाइंड आउट करनी होती है वी की वैल्यू। तो सबसे पहले आप यहां पर u निकालेंगे और इस साइड हम v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आपको u और v फाइंड आउट करना है तो इस साइड हमेशा हम जहां पर कैपेसिटी लिखा होता है इस बार आपको यहां पर ui लिखना है, ये आपका हेडिंग हो जाएगा। और जहां आपके पास रिक्वायरमेंट होती है उस साइड हमें वीजे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इसमें हमारा रूल होता है कि इसमें एक वैल्यू आपको कंसीडर करनी होती है। जो इनिशियल वैल्यू हमारी ये होती है वो एक वैल्यू 0 होती है। 0 आप v के लिए भी कंसीडर कर सकते हो और v आप 0 आप u के लिए भी कंसीडर कर सकते हो। लेकिन हमारा बेसिक रूल कहता है कि जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशंस हमें फाइंड आउट होते हैं उसी के लिए हम 0 चूज करेंगे। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि आपको पहली रो में 2 एलोकेशंस फाइंड आउट होते हैं, सेकंड रो में भी आपके 2 हैं, थर्ड रो में भी आपके 2 हैं। इस कॉलम में आपके पास सिंगल है, इसमें आपके पास सिंगल है, इसमें आपके पास सिंगल है और इसमें हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशंस हैं 3। तो हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे। तो एक वैल्यू 0 लेने के बाद अब आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना होता है CRS इज इक्वल टू UR प्लस VS। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम यहाँ पर पेयर वैल्यू तैयार करेंगे कि पेयर वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे आप ध्यान दीजिए कि हमने यहाँ पर C, ये हमारे पास हम बोल सकते हैं इसको C थर्ड रो है और फोर्थ कॉलम है। तो C34 इज इक्वल टू U3 प्लस V4। C34 है हमारे पास 20 और हमारे पास है यहाँ से U3 को आपको फाइंड आउट करना है और प्लस V4 0। तो आपने नोटिस किया कि हमें U3 की वैल्यू यहाँ पर 20 फाइंड आउट हो जाएगी। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे 20। इसी तरह हम नेक्स्ट वैल्यू निकाल सकते हैं C24 यानी कि U2 प्लस V4 और C24 है हमारे पास 60
U2 है हमारे पास, U2 हमें निकालनी है, और V4 है हमारे पास 0। तो यहां से हमें वैल्यू U2 की मिल जाएगी 60। तो यहां पर आप पुट करेंगे 60। फिर नेक्स्ट वैल्यू हम निकालेंगे यहां से C14 इज इक्वल टू U1 प्लस V4। C14 है हमारे पास 10, U1 प्लस 0 एंड U1 इज इक्वल टू 10। तो इस तरह आप 1 बाई 1 सभी वैल्यू को निकालते चलेंगे। तो यहां से हमें तीनों वैल्यू U के लिए कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी हमारे पास 3 वैल्यू और निकालनी है V के लिए, तो इनको फाइंड आउट करना है। तो फिर से देखिए कि हमारे पास पेयर अवेलेबल होना चाहिए। जैसे आप इस वैल्यू को नोटिस करेंगे और इसको करेंगे, तो इन दोनों की हेल्प से हमें यहाँ की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो आपके पास यहाँ की कॉस्ट कितनी है, C32 इज इक्वल टू U3 प्लस V2। 8 इज इक्वल टू 20 प्लस V2 एंड V2 इज इक्वल टू -12। अब आगे इसकी और इस वैल्यू की हेल्प से हम इस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा C23 इज इक्वल टू U2 प्लस V3। 40 इज इक्वल टू U2। 60 प्लस V3 इज इक्वल टू -20। तो यहां पर हम लोग पुट करेंगे -20, और लास्ट वैल्यू निकालने के लिए आप इस पेयर को यूज करेंगे। तो यहां से हम देखेंगे हमारे पास है C11 इज इक्वल टू U1 प्लस V1। 19 इज इक्वल टू 10 प्लस V1 एंड V1 इज इक्वल टू 9। तो फिर समझ लीजिए क्या किया हमने कि हमने पहली वैल्यू को 0 लेना है। एक शॉर्टकट ट्रिक भी है जो आप जिसको यूज कर सकते हैं कि 0 में कितना ऐड करें 20 आ जाए, तो हम यहाँ पर 20 लिख सकते हैं। 0 में कितना ऐड करें 60 आ जाए, तो हम यहाँ पर 60 पुट करेंगे। 0 में कितना ऐड करें 10 आ जाए, तो यहाँ पर हम 10 पुट करेंगे। 60 में कितना ऐड किया जाए कि 40 आ जाए, तो -20 ऐड करने पर हमें 40 मिलेगा, तो हम यहाँ पर -20 लिखेंगे। 20 में कितना ऐड किया जाए कि यहाँ पर हमें 8 फाइंड आउट हो जाए, तो -12 लिखेंगे। और फिर यहाँ पर हम नोटिस करेंगे कि 10 में कितना ऐड किया जाए 19 आ जाए, तो 9। तो ये शॉर्टकट ट्रिक भी है इसको फाइंड आउट करने की, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमेशा एग्ज़ाम में कोशिश करिए कि आप फॉर्मूले की हेल्प से दिखाइए, जैसे हमने इसको 1 बाई 1 कंप्लीट किया है। तो चलिए आगे हम जब U और V फाइंड आउट कर लेते हैं, तो इसके आगे का स्टेप क्या होता है उसको समझ लेते हैं। देखिए, जब भी आप UV मेथड लगाते हो, तो UV मेथड लगाने का एक रूल होता है कि यू आल्सो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इज डीजेनरेसी और नॉन डीजेनरेसी। मैं आपको उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि डीजेनरेसी और नॉन डीजेनरेसी क्या होती है। जब भी हम किसी भी प्रॉब्लम को कंप्लीट करते हैं यूवी मेथड की हेल्प से, तो हमारी प्रॉब्लम हमेशा नॉन डीजेनरेसी होनी चाहिए। देखिए, डीजेनरेसी प्रॉब्लम वो होती हैं इफ
number of allocations less than m plus n माइनस 1। यानी कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलोकेशंस की जो संख्या होती है उनकी काउंटिंग m प्लस n माइनस 1 से कम होती है तो हमारी प्रॉब्लम डीजेनरेसी बोली जाती है। m आपको प्रेजेंट कर रही है नंबर ऑफ रो और n हमें रिप्रेजेंट कर रही है नंबर ऑफ कॉलम। फिर हम देखेंगे कि इफ नंबर ऑफ एलोकेशंस इज इक्वल टू m प्लस n माइनस 1, कि अगर हमारे नंबर ऑफ एलोकेशंस इक्वल होते हैं m प्लस n माइनस 1 के तो हमारी प्रॉब्लम होती है नॉन डीजेनरेसी। और जब भी हम यूवी मेथड लगाते हैं तो हमारी सब प्रॉब्लम हमारी नॉन डीजेनरेसी होनी चाहिए, यानी कि हमारे पास इतने एलोकेशंस हमेशा अवेलेबल होने चाहिए। अगर आपकी प्रॉब्लम डीजेनरेसी होती है तो आपको वहाँ से डीजेनरेसी को रिमूव करना होता है। उसका आगे कॉन्सेप्ट आएगा वो आपको, तो वहाँ पर उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अभी तो हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि जितने हमारे नंबर ऑफ एलोकेशंस की नीड थी क्या उतने हमारे पास अवेलेबल हैं या नहीं हैं। अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करते हैं तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ रो हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ रो हैं हमारे पास 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं हमारे पास 4। तो नंबर ऑफ एलोकेशंस विल बी कितने होने चाहिए फिर हमारी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, जितने हमें नीड है। हमें नीड कितने की है, हमारे पास 6 होने चाहिए। तो हमारी नीड 6 की है और हम काउंट करके देख लेते हैं कि क्या हमारे नंबर ऑफ एलोकेशंस 6 है या नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6। आल्सो हमारे पास जो नंबर ऑफ एलोकेशंस हैं, आल्सो नंबर ऑफ एलोकेशंस बाय वेम मेथड इज ऑलरेडी 6। तो आपके पास जो नंबर ऑफ एलोकेशंस हैं वो ऑलरेडी 6 हैं। तो दोनों चीज आपके पास यहाँ पर बैलेंस है, ये आपका 6 है और यहाँ पर 6 है। तो इसका मीनिंग है कि ये प्रॉब्लम हमारी कैसी है, ये प्रॉब्लम आपकी नॉन डीजेनरेसी प्रॉब्लम है। और हमेशा हमारी प्रॉब्लम कैसी होनी चाहिए, नॉन डीजेनरेसी होनी चाहिए। तो ये पॉइंट्स आपको हमेशा किसी भी यूवी मेथड को अप्लाई करने से पहले चेक करना होगा कि हमारी प्रॉब्लम नॉन डीजेनरेसी होनी चाहिए। हमेशा नंबर ऑफ एलोकेशंस हमारे इतने होने चाहिए m प्लस n माइनस 1। अगर आपके कम होते हैं तो आप डेल्टा इंट्रोड्यूस करते हैं, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम यूवी मेथड को आगे कंप्लीट करते हैं। तो अभी तक हमने u और v की वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट किया 1 बाई 1। अब आगे हमें क्या करना होता है, हमें एक छोटी सी टेस्टिंग करनी है। हमें एक वैल्यू निकालनी होती है d, dij इज इक्वल टू cij माइनस ui प्लस vj फॉर एम्प्टी सेल्स, कि जो सेल्स हमारे पास एम्प्टी हैं, जैसे आपके पास ये सेल एम्प्टी सेल्स बोली जाती हैं, तो इन सेल्स के लिए हमें डी निकालना है। अगर डी आपका इफ dij
इज ग्रेटर एंड इक्वल, तो हमारी प्रॉब्लम हमें इंडिकेट करेगी कि हमारी जो इनिशियल बेसिक फिजिबल कॉस्ट हमने निकाली है वो ऑप्टिमल कॉस्ट है। नो फर्दर प्रोसेस, यानी कि आपको कोई आगे स्टेप फॉलो नहीं करना है। इफ एनी वन dij लेस देन 0, यानी कि कोई भी अगर एक भी सेल अगर हमें माइनस में मिलती है, गो टू फर्दर प्रोसेस, यानी कि हमें आगे प्रोसेस को कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि क्या हमने जो डी हमें निकालना है, तो डी निकालने के लिए हमें क्या करना है। तो आपको यहाँ पर 3 सेम मैट्रिक्स बना लेने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। यहाँ पर है हमारे पास F1, F2, F3, देयर आर द 3 फैक्ट्रीज एंड 4 वेयर हाउसेज। तो हमने ये 3 सेम मैट्रिक्स बनाए हैं। पहला हम लिखेंगे यहाँ पर Cij फॉर एम्प्टी सेल्स, कि जो सेल्स हमारी खाली हैं इनकी कॉस्ट कितनी है। फिर लिखेंगे हम यहाँ पर Ui प्लस Vj फॉर एम्प्टी सेल्स, और लास्ट में हम निकालेंगे Dij इज इक्वल टू Cij माइनस Ui प्लस Vj फॉर एम्प्टी सेल्स। तो चलिए इस सेल की आप कॉस्ट नोटिस करिए कि आपके पास जब क्वेश्चंस आपने लिया था तो यहाँ पर हमारे पास इस एम्प्टी सेल्स की कॉस्ट कितनी है। तो इसकी कॉस्ट है हमारे पास 30, इस सेल की कॉस्ट है हमारे पास 50, इस सेल की कॉस्ट है हमारे पास 70, और इस सेल की कॉस्ट है हमारे पास 30, इस सेल की कॉस्ट है हमारे पास 40, एंड लास्ट है हमारे पास 70। तो टोटल हमारे पास थी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सेल्स हमारे पास एम्प्टी सेल्स थी। तो सभी की कॉस्ट हमने यहाँ पर फिल की। अब आप देखिए यहाँ से Ui प्लस Vj, यानी कि हमें यहाँ पर U और V का समेशन करना है, दोनों को करके लिखेंगे कि वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, क्योंकि ये दोनों का टोटल है। तो सेल के लिए 10 है और इसके लिए -12 है, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमें -2 फाइंड आउट हो जाएगा। फिर यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर -10 फाइंड आउट हो जाएगा। फिर इसके लिए आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास मिल जाएगा आपको 69। फिर इस सेल के लिए आप दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 48। इसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 29, और इन दोनों को ऐड करेंगे 0। अब देखिए आगे
नेक्स्ट है हमारा कि हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना होता है। तो डिफरेंस निकालने के लिए दोनों को माइनस किया हुआ है, तो यहां से दोनों को माइनस कराइए। 32 और 50 माइनस -10 60, माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। और 70 माइनस 69 1, 30 माइनस 48 -18, और 10 माइनस 29, 40 माइनस 29 11, 70 माइनस 0 70। तो देखिए हमारा रूल कहता है कि कोई भी हमारे पास इफ ऑल डीआईजे आर पॉजिटिव, कि अगर हमारी सभी डीआईजे वैल्यू जो आपने निकाली हैं, इफ ऑल डीआईजे आर पॉजिटिव, अगर सभी वैल्यू हमारी डीआईजे पॉजिटिव मिल जाती हैं हमें, तो हमें आगे कोई भी स्टेप नहीं फाइंड आउट करना है, कोई भी स्टेप हमारा आगे कंटिन्यू नहीं करेगा, और हमें इंडिकेशन मिल जाएगा कि जो हमने कॉस्ट निकाली है ये हमारी ही ऑप्टिमल कॉस्ट है, ये कॉस्ट इससे ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो सकती है। लेकिन आपने नोटिस ये भी किया है कि इफ एनी वन, कि अगर हमारी कोई भी एक भी सेल माइनस में आ जाती है तो हमें इंडिकेशन मिल जाएगा कि इनिशियल बेसिक फिजिबल कॉस्ट इज़ नॉट ऑप्टिमल। ये जो हमने कॉस्ट निकाली है 779, ये हमारी ऑप्टिमल कॉस्ट नहीं है। अभी ये कॉस्ट हमारी रिड्यूस होगी, उसके बाद हम देखेंगे चाहे ये हमारी रिड्यूस 1 रुपीज़ हो, 10 रुपीज़ हो, 50 हो, 100 हो, लेकिन इंडिकेशन यहाँ से ये मिलता है कि 100% रिड्यूस होगी। तो चलिए आगे। अब कोई भी आपके पास एनी वन, अभी आपने देखा कि ऑल डीआईजे आर नॉट पॉजिटिव, सभी डीआईजे मेरे पास पॉजिटिव नहीं है। कभी कभी किसी प्रॉब्लम में क्या होता है कि आपके डी मोर देन 1 निगेटिव हो सकते हैं। जैसे आपने मान लीजिए, ध्यान दीजिए, -18 है, -70 भी हो सकता है, -60 भी हो सकता है। अगर इसी सेम प्रॉब्लम को आप लोग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से करके देखेंगे तो यहाँ पर माइनस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं आने कि सेल हमारे पास जो सेल मिलेंगी वो बहुत ज़्यादा माइनस में आएंगी, और हम चाहते हैं कि जितनी सेल हमारी माइनस में कम से कम होंगी उतनी जल्दी हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाता है। तो चलिए आगे इस माइनस को कैसे रिमूव किया जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि अगर आपके पास मोर देन 1 नेगेटिव वैल्यूज होती हैं तो आपको उसको चूज करना है जो सबसे मोस्ट नेगेटिव होती है। जैसे ध्यान दीजिए, -18 और -60 है। अगर ये -60 होता और ये -18 होता तो हम यहाँ से एक लूप बनाने की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो हमें हमेशा उस सेल को चूज करना है जो मोस्ट नेगेटिव होती है। तो इसमें तो सिंगल है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, आप 18 से लूप बनाना शुरू करेंगे। अब लूप प्रोसेस क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूं। तो वी हैव टू जनरेट ए लूप। अब हम इसमें एक लूप बनाएंगे। लूप बनाने का हमारा रूल होता है कि लूप बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें 2 डायरेक्शन में चलना होता है, आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। आप 2 डायरेक्शन में ही टर्न करेंगे, आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यही हमारा लूप कहलाता है। और लूप बनाने में आप जब भी एरो का यहाँ पर इंडिकेशन होगा, ये हमेशा खाली सेल में होता है, एम्प्टी होनी चाहिए। जितनी भी सेल में हमारा ये टर्न होगा वो सेल हमेशा आपकी एम्प्टी सेल्स होनी चाहिए। जब भी आप किसी सेल में स्टे करेंगे वो सेल हमेशा हमारी एम्प्टी होती है। जैसे आप देखिए कि -18 से आप लूप बनाना स्टार्ट करेंगे। अब लूप बनाने, यहाँ से हमें लूप बनाना है -18 से, तो कहाँ कहाँ पर टर्न हो सकता है,
आप इस सेल में जा सकते हो। एक ऑप्शन आपके पास चॉइस है कि आप यहां से यहां जा सकते हो। अब यहां जाने के बाद आपको प्रॉब्लम फील होगी कि आप इसमें स्टे नहीं कर सकते हैं और इसमें स्टे नहीं कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास फिर ये दोनों पहले से ही ऑक्यूपाई हैं, जबकि हमारा रूल कहता है कि हमें जब भी टर्न लेना है वो एम्प्टी सेल से टर्न लेना है। तो इसका मीनिंग है कि मुझे इसको भी और इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर मैं इसमें स्टे करता हूं तो मेरे पास दो चॉइस हैं, आइदर अबव और बिलो। यहां से आपका या तो आप इसमें जा सकते हो या आप इसमें जा सकते हो। लेकिन अगर हमारे पास फिर से एक प्रॉब्लम है कि अगर हम इसमें टर्न कर जाते हैं और जहां से लूप हमारा चलता है वहीं पर हमें लौट के आना होता है, तभी हमारा लूप प्रोसेस कंप्लीट माना जाता है। अगर हम इस सेल से इसमें जाते हैं और फिर हम यहां से ओवरलैप करते हुए इन दोनों सेल्स के ऊपर से आएंगे, ओवरलैप करते हुए, इनमें स्टे नहीं कर रहे हैं, आप किसी भी सेल्स के ऊपर से जा सकते हो। जैसे कोई भी हमारा एक फ्लाईओवर टाइप में होता है कि हम यहाँ से इसके 60 को क्रॉस करते हुए, यानी कि 60 को स्टे नहीं कर रहे हैं, अगर हम इन दोनों को ओवरलैप करते हुए यहाँ से और इस सेल में स्टे करते हैं तो हमारे पास फिर से एक प्रॉब्लम फील होगी कि ये दोनों सेल हमारी पहले से ही ऑक्यूपाई हैं, तो यहाँ पर ये फिर क्लोज हो जाएगा, तो ये भी हमारा रॉन्ग है। तो बेटर कौन सा होगा फिर हमारे लिए ऑप्शन, तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं और इसमें हम फिर चूज करेंगे, तो ये डायरेक्शन भी हमारी इनकम्प्लीट इंडिकेशन हमें दे रही है। तो फिर अगर हम इसमें टर्न लेते हैं तो ये भी एम्प्टी है। अब ये एम्प्टी है, फिर हम इसमें 70 के ओवरलैप करते हुए यहाँ से आप इस सेल के लिए स्टे कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ से हमारे पास टर्न मिलने के लिए ऑप्शन है आपके पास, तो यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया, फिर आप यहाँ पर इस नीचे सेल में आ जाते हैं, फिर यहाँ से हम 70 के ऊपर से ओवरलैप करते हुए इस खाली सेल में स्टे करेंगे और फिर हम यहाँ से अगेन टर्न लेंगे, तो ये हमारा लूप कंप्लीट लूप माना जाएगा। तो जब आप लूप प्रोसेस को कंप्लीट कर देते हैं तो फिर आगे का हमारा स्टेप होता है कि लूप बनाने के बाद हमें कुछ एक वेट देना होता है। जब भी आप जहां से लूप बनाना स्टार्ट करेंगे, लूप तो हमेशा मोस्ट नेगेटिव से बनेगा और इसको आप हमेशा वेट देंगे प्लस थीटा, ये हमें अपनी साइड से देना होता है। इसको हम एक कांस्टेंट वैल्यू प्लस थीटा से डिनोट करेंगे, हमेशा प्लस उसी को दिया जाएगा जहां से आपका लूप स्टार्ट होता है। अब इसके दो एंडिंग पॉइंट होते हैं, एक आपका ये है और एक हमारा ये है, तो एक को हम प्लस थीटा देते हैं, तो इसको जस्ट अपोजिट देंगे माइनस थीटा, फिर इसको देंगे आप प्लस थीटा, फिर इसको देंगे हम माइनस थीटा। लूप प्रोसेस हमारी कंप्लीट है, उसके बाद हमको प्लस थीटा माइनस थीटा से इसको वेटेज देना होता है। जब आप प्लस थीटा माइनस थीटा के साथ में हम इसको वेटेज देंगे, तो अब आपको ये देखना है कि इनके आगे हमें कुछ वैल्यू लिखनी होती है प्लस थीटा और माइनस थीटा से। तो आप ये देखिए कि जब आपने लास्ट एलोकेशंस निकाले थे उसमें आपने कितनी वैल्यू किसको डिस्ट्रीब्यूट की थी। हमने इस सेल को दी थी 2, तो हम यहां पर पुट करेंगे 2। इस सेल को हमने दी थी 10, ये हमारे वो पार्ट लिखे जाते हैं जो हम सप्लाई और डिमांड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमने इसको दिया था यहाँ पर 10, तो हम इसमें लिखेंगे 10, और इस सेल को हमने दिया था 8, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 8। और इस सेल हमेशा ये किसी वैल्यू से ऑक्यूपाई नहीं होगी क्योंकि ये सेल हमारी खाली है, तो ये हमेशा एज इट इज बनी रहेगी। अब आगे क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, हमें थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। तो उसके लिए हमें इनमें से जो निगेटिव वाले थीटा हमारे पास अवेलेबल होते हैं उनको हमें चूज करना होता है, और इन दोनों में हम ये नोटिस करेंगे कि हमें थीटा कम से कम कौन सी वैल्यू से मिल सकता है। 2 माइनस थीटा और 8 माइनस थीटा से थीटा कम से कम हमें कौन सी वैल्यू से फाइंड आउट हो सकता है। तो
तो हम यहां पर 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू 0 को चूज करेंगे तो थीटा की वैल्यू हमें 2 फाइंड आउट हो जाएगी। अगर हम इसको चूज करते हैं तो थीटा की वैल्यू हमें 8 फाइंड आउट होगी, जो कि मैक्सिमम है, और हमें किसकी नीड है? मिनिमम। तो थीटा जो हमारे पास अवेलेबल वैल्यू है वो थीटा की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी। जब ये वैल्यू हमें 2 फाइंड आउट हो जाती है तो 2 वैल्यू जब आपको मिलेगी तो फिर से आप मैट्रिक्स बनाएंगे। और इस मैट्रिक्स को बनाने के बाद जितने भी हमारे पास रीअरेंज एलोकेशन हो जाएंगे उन सभी को हम लिखेंगे। तो इस थीटा की वैल्यू को आप पुट करेंगे। आपकी सेल के लिए थीटा की वैल्यू 2 है तो आप यहां पर थीटा की वैल्यू को 2 पुट करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे 2, और यहां पर आप नोटिस करेंगे 2 माइनस 2, यानी कि ये सेल अब हमारे पास 0 हो जाएगी। और फिर है हमारे पास 8 माइनस 2 6 एंड 10 प्लस 2 12। तो सबसे पहले आप उन सेल को चूज करिए जहां जहां पर आपने थीटा को लिया था, वहीं पर हमने थीटा की वैल्यू को पुट किया। तो 4 सेल आपके पास थी, उन चारों के लिए आपने वैल्यू को लिखा। अब ब्रैकेट के अंदर आप इनकी कॉस्ट लिख दीजिए कि इस सेल के लिए कॉस्ट कितनी थी। तो इस सेल के लिए कॉस्ट कितनी है आपके पास? 30। इस सेल के लिए कॉस्ट है आपके पास 8, और इस सेल के लिए कॉस्ट है आपके पास 20। आपने नोटिस किया था कि हमारे पास टोटल एलोकेशन 6 थी, लेकिन अभी तक मेरे को कितनी एलोकेशंस मिली हैं? 3। तो 3 अभी हमारी और पेंडिंग है। तो वो 3 एलोकेशंस आप लिखेंगे जो आपने इनिशियल सॉल्यूशन में लिए फाइंड आउट की थी, लेकिन वो आपने उनको लूप में यूज नहीं किया है। तो जो सेल्स हमारी लूप में यूज नहीं होती हैं उनको हम एज इट इज कॉपी करके लिखेंगे। जैसे आपके पास 519 है तो 519 को आपने यूज नहीं किया है लूप में, वो एज इट इज रहेगी। 210 को हमने लूप में यूज नहीं किया है, 210 हमारी एज इट इज रहेगी। 740 को हमने लूप में यूज नहीं किया है तो ये हमारे पास एज इट इज रहेगी। तो टोटल काउंट कर लीजिए कि 6 आपके पास फिर से अवेलेबल है या नहीं है। 1 2 3 4 5 6। अगर बाई चांस आपकी कोई सेल छूट जाती है तो उसके लिए आप सप्लाई डिमांड की वैल्यू से भी यहाँ टोटल करके चेक कर सकते हैं। 5 और 2 को आप ऐड करेंगे तो कैपेसिटी 7 आनी चाहिए, और 2 प्लस 7 को ऐड करेंगे तो कैपेसिटी का टोटल 9 होना चाहिए, और 6 प्लस 12 को ऐड करेंगे तो कैपेसिटी का टोटल 18 होना चाहिए। हमारे पास यहाँ पर रिक्वायरमेंट 5 की है तो 5 आ रहा है। 6 प्लस 2 को ऐड करेंगे 8, इसको आप देख रहे हैं यहाँ पर 7 है तो हमारे पास रिक्वायरमेंट 7 की है तो 7 आ रहा है, और लास्ट है हमारे पास 14, और 12 प्लस 2 14। तो इसका मीनिंग है कि हमारी बिल्कुल सेल का रीअरेंजमेंट हो चुका है। अब इस रीअरेंजमेंट होने के बाद फिर से हम चेक करेंगे कि इस बार हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है। तो कॉस्ट को निकालिए और कॉस्ट को देखिए यहां से कि आपके पास ये आपकी ऑप्टिमल कॉस्ट कितनी आ रही है। एक्चुअल में हम इसको अब ऑप्टिमल कॉस्ट बोल सकते हैं कि ये हमारी ऑप्टिमल कॉस्ट कितनी आ रही है। और ये आप नोटिस करेंगे कि जो पहले कॉस्ट आ रही थी उससे 100% ये रिड्यूस होकर आएगी। तो ऑप्टिमल कॉस्ट को आपको निकालना है, या अभी आप इसको IBFS ही बोलिए। तो यहाँ पर हमारे पास इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कितना आएगा। एक्चुअल में अभी आपको इसकी कंफर्मेशन फिर से लेनी पड़ेगी कि जो आप ये कॉस्ट निकालेंगे
क्या ये 100% ऑप्टिमल है या कुछ परसेंट ही ऑप्टिमल में चेंज हुई है। तो किसी किसी बुक में IBFS लिखा मिलता है और किसी में इसको ऑप्टिमल भी बोला हुआ आपको लिखा हुआ मिल सकता है। जैसा आप चाहें वैसा नोटिस यहाँ से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फिर वही तरीका हम यूज़ करेंगे, सेम मेथड। 5 × 19 + 2 × 10 प्लस 2 × 30 प्लस 7 × 40 प्लस 6 × 8 प्लस 12 × 20 95 प्लस 20 प्लस 60 प्लस 280 प्लस 48 एंड प्लस 240। तो इन सभी की हमने मल्टीप्लाई करके सबको टोटल किया तो ये आएगा 95 प्लस 20 प्लस 60 प्लस 280 प्लस 48 एंड 240, और इन सब का टोटल करेंगे यहाँ से तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 8 13 और 9 2 11 17 8 25 4 29 एंड 4। फिर से लिखिए, इसमें इनको एक बार फिर से टोटल करते हैं। हमारे पास 1 कैरी हो जाएगा। 9 2 11 6 17 8 25 29 एंड 4 33 एंड 1 34। 3 कैरी 3 2 5 एंड 2 7। अब आप नोटिस कर रहे होंगे यहाँ से कि पहले जो हमने कॉस्ट निकाली थी वो कॉस्ट हमारी आ रही थी ₹779, और अब जो हम कॉस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं वो कॉस्ट हमें फाइंड आउट हो रही है 743, यानी कि पहली कॉस्ट से आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो गई है। तो ये अपने आप में एक ऑप्टिमल कॉस्ट का इंडिकेशन हमें मिल चुका है कि हमारी कॉस्ट ऑप्टिमल है। अब क्वेश्चन ये हमारा बनता है कि क्या जो आपने ये कॉस्ट निकाली है क्या ये 100% ऑप्टिमल है, या फिर से हम इसमें कंफ्यूजन है कि क्या ये हमारी जो कॉस्ट आ रही है क्या ये 100% ऑप्टिमल है या अभी और रिड्यूस हो सकती है। तो बताइए कि आगे हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये कॉस्ट ही अपना आप में एक फाइनल कॉस्ट है या ये कॉस्ट अभी और रिड्यूस होगी। तो कैसे पता करेंगे? फिर से सेम वही टेस्टिंग आपको अप्लाई करनी पड़ेगी कि जो आपने ये कॉस्ट निकाली है, जो आपने एलोकेशन निकाले हैं, क्या इनकी हेल्प से हम जो डी की वैल्यू फिर से निकालेंगे, क्या वो डी हमारा फिर से अपना आप में जितने भी हमें डी मिलेंगे क्या वो पॉजिटिव हैं या नहीं हैं। तो फिर से मैं आपको एक आइडिया, यानी कि मैं पूरा आपको कंफर्म करा रहा हूँ कि आप कैसे 100% ऑप्टिमल को आइडेंटिफाई करेंगे। अभी तक हमने कॉस्ट को तो रिड्यूस किया, लेकिन कॉस्ट रिड्यूस तो हो गई है, लेकिन श्योरिटी तो नहीं है, हो सकता है कि फिर से माइनस आ जाए हमारा। तो हम श्योरिटी करना चाह रहे हैं, तो फिर से इसको श्योर करना है, तो फिर से हम इस साइड u निकालेंगे और इस साइड हम यहाँ पर v निकालेंगे। इस बार थोड़ा हम स्पीडली करेंगे, यानी कि शॉर्ट ट्रिक यूज़ करेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक यूज़ करने के लिए फिर से आपको क्या बताया था कि जिस रो या जिस कॉलम में हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशंस होते हैं सबसे पहले हम उसको चूज़ करते हैं। तो इस बार इसमें 2 है, इसमें भी आपके 2 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 1। तो आप किसी को भी चूज़ कर सकते हो। आपने यहाँ पर लिखा 0, 0 में कितना ऐड करें 10 आ जाए तो यहाँ पर 10, 0 में कितना ऐड करें 19 तो यहाँ पर आपका आ जाए तो आप लिखेंगे 19। फिर 10 में कितना ऐड करें 20 आ जाए तो यहाँ पर आपका लिखेंगे 10, और 10 में कितना ऐड करें 8 आ जाए तो यहाँ पर आ जाएगा कितना -2, और
-2 में कितना ऐड करें, 30 आ जाए, 32, और 32 में कितना ऐड करें, 40 आ जाए, तो यहाँ पर कितना आएगा, 8। तो इस बार हमने थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक को यूज़ किया। आपके पास चॉइस है कि आप शॉर्ट ट्रिक ना यूज़ करें, आप डायरेक्ट इसको 1 बाय 1 फॉर्मूले से निकालिए। अगर आपके पास एग्ज़ाम में टाइम है तो आप फॉर्मूले से निकालिए, और नहीं है तो आप एक वैल्यू निकालने के बाद डायरेक्ट वैल्यू फिर शॉर्ट ट्रिक से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 0 में कितना ऐड करें, 10 आ जाए 10, 0 में कितना ऐड करें, 19 आ जाए 19, 10 में कितना ऐड करें, 20 आ जाए 10, 10 में कितना ऐड करें, 8 आ जाए, -2 में कितना ऐड करें, 30 आ जाए 32, और 32 में कितना ऐड करें, 40 आ जाए 8। तो इस तरह हम u और v को फाइंड आउट कर लेते हैं। जब हम u और v को फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से, तो फिर से आप सेम यही मैट्रिक्स हमारा बना हुआ है, फिर से सेम यही कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है। तो वही 3 मैट्रिक्स हम फिर से बना लेते हैं। तो ये 3 सेल हमने फिर से बनाई हैं, मैंने उसी में इसको रीअरेंज किया है। तो आप फिर से नए सिरे से 3 सेम मैट्रिक्स फिर बनाइए जैसे आपने लास्ट टाइम बनाए थे, और 3 सेम मैट्रिक्स बनाने के बाद सेम कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है। सेम मेथड है, सेम कॉन्सेप्ट है। ये हमने फिर से 3 मैट्रिक्स को बनाया है, और 3 मैट्रिक्स बनाने के बाद जो आपके पास ये 2 सेल खाली हैं, इनकी कॉस्ट लिखेंगे क्वेश्चन से। तो यहाँ पर है आपके पास 30, 50, फिर इस सेल के लिए आपके पास है 70, तो यहाँ पर 70 लिखेंगे, और यहाँ पर है हमारे पास 60 लिखेंगे, और यहाँ पर है हमारे पास इस सेल के लिए है 40, और इस सेल के लिए हमारे पास 70। अब इन दोनों का टोटल करेंगे, u और v का टोटल हो जाएगा यहाँ से -2, इसका टोटल करेंगे 8 और 0 का 8, इसका टोटल आप करेंगे 19, और 32 हो जाएगा हमारे पास 51, 32, 51, और इसके बाद है आपके पास इन दोनों का टोटल हो जाएगा 10, और 32 का टोटल लिखेंगे 42। इसके बाद है फिर इन दोनों का टोटल करेंगे 19, और 10 का टोटल हो जाएगा 29, और 8 और 10 का टोटल करेंगे यहाँ से, तो ये आपको मिल जाएगा 18। फिर दोनों का डिफरेंस 30 -2 32, 50 -8 42, 70 -51 19, and 60 -42 18, 40 -21 11, and 70 -18 52। इस तरह आपने फिर से सभी वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट किया। तो आप फिर से नोटिस करिए कि पहले आपने नोटिस किया कि आपकी एक वैल्यू, पहले डी हमारी एक सिंगल वैल्यू माइनस में आ रही थी, जो हमें इंडिकेट कर रही थी कि हमारी कॉस्ट ऑप्टिमल कॉस्ट नहीं है। अब आपने नोटिस किया कि आपकी सभी वैल्यू डी प्लस में आ रही हैं। तो जब हमारी सभी वैल्यू प्लस में आएंगी, तो प्लस में आने के बाद आपको फाइनल लाइन ये लिखनी होती है। आप लिखिए कि ऑल DIJ
आर ग्रेटर देन 0, यानी कि सभी dij हमारे पॉजिटिव में हैं। इसमें कोई भी आपका d पॉजिटिव में नहीं है, सॉरी निगेटिव में नहीं है, सभी d आपको पॉजिटिव में फाइंड आउट हुए हैं। जब आपके सभी वैल्यू d की पॉजिटिव कंफर्म हो जाती हैं तो आपने जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाला था वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपकी ये कॉस्ट ऑप्टिमल कॉस्ट है। और मैंने पहले भी बताया कि ऑप्टिमल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जब हम कहीं बार्गेनिंग करते हैं तो बार्गेनिंग करते करते हमारी एक फाइनल लेवल आ जाता है कि उससे हम और 1 रुपये भी हमारी और कॉस्ट रिड्यूस नहीं हो सकती है, वही हमारी ऑप्टिमल कॉस्ट कहलाती है। तो आपके सभी वैल्यू thus the solution is optimal, thus the solution is ऑप्टिमम। तो हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमम हो चुका है और फाइनल आप लिख दीजिए ऑप्टिमल कॉस्ट। ऑप्टिमल कॉस्ट यही कहलाएगी जो अभी हमने निकाली थी, ₹743। तो इस क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए और आई होप कि आपने सभी पॉइंट्स को बहुत डिटेल में स्टडी किया और इनको नोट भी किया होगा। और अगर किसी की कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।